हाय एवरीवन, अन्वेषण की इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अन्वेषण आईएएस की इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और उसके अलावा कुछ एग्जाम्स जो आप लोग दे रहे हैं उसके लिए आपको मदद मिले। और हमारी हमेशा ये एम्फसाइज हमने किया है कि क्वालिटी को हम लोग सबसे प्रायोरिटी में रखें और हमारी जो टैगलाइन है जैसे आपको पता होगा वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो इस मंच पर आपको मैं दोबारा स्वागत करता हूं। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज की टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन इन द इकोनॉमी एंड आरबीआई। स्टेरिलाइजेशन कॉन्सेप्ट वो है क्या और आरबीआई के रोल उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन है क्या। स्टेरिलाइजेशन का सिंपली मतलब यह होती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है कहां पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। आइए देखते हैं वो कैसे, ये मैकेनिज्म, ये जो प्रोसेस पूरा है वो कैसे रन करती है और आरबीआई का रोल उसमें क्या है। चलिए बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रीज के अंदर आती है उसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज आती है, फॉरेन करेंसीज आती है। तो कई बार क्या होती है, फॉरेन करेंसीज बहुत ज्यादा आने के वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिसिएट होती है और जो फॉरेन करेंसी है वो डिप्रिसिएट होती है। उसके वजह से उसकी सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ती है? उसकी सीधा इंपैक्ट जो है आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ती है। तो जब डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएट होती है वो एक्सपोर्ट को कम करती है, एक्सपोर्ट धीरे धीरे जो कम हो जाती है। जैसे आपको पता होगा, यदि आप मैकेनिज्म को समझना चाहोगे आप ऐसे देख सकते हो, जब डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट होगी या उसकी वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, तब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाती है, आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाती है इन द इंटरनेशनल मार्केट। हाउएवर जब अप्रिसिएट करती है करेंसी तब आपकी एक्सपोर्ट में कमी आती है और कोई भी इकोनॉमी के लिए वो एक्सपोर्ट में कमी आना डेफिनेटली इज ए काइंड ऑफ एन डिसएडवांटेजियस पोजीशन। तो हर सरकार कोशिश करती है इसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में लाए और उस एक्सपोर्ट जो कम हो रही है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करे और रोके। उसके वजह से वहां पे क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक जो कंट्री की है उसको कहीं ना कहीं इंटरवीन करनी पड़ती है। तो आरबीआई को इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करनी पड़ती है। तो आरबीआई कैसे इंटरवीन करती है? आरबीआई जो एक्स्ट्रा एडिशनल फॉरेन करेंसीज आ रही है उसको अब्सॉर्ब करती है या इट्स टेकिंग अवे दोज एक्स्ट्रा और सरप्लस अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसीज फ्रॉम द इकोनॉमी और उसके अगेंस्ट में उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक करेंसी पे करना पड़ता है। कई बार, या आप ध्यान रखिए इस बात को, कई बार क्या होता है, इतनी क्वांटिटी में फॉरेन करेंसीज आती है या इन्वेस्टमेंट आती है तो आरबीआई को प्रिंट करना पड़ जाता है या सेंट्रल बैंक को प्रिंट करना पड़ जाता है। आपको पता होगा सेंट्रल बैंक और आरबीआई जो हमारी कंट्री में है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल बैंक्स। तो उसको प्रिंट करना पड़ जाता है और प्रिंट जब करना पड़ जाता है और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई काफी बढ़ जाती है, दिस लीड्स टू व्हाट? इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन दिखाई पड़ेगी। उसके वजह से बहुत ज्यादा पैसे लोगों के पास आ जाती है, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, व्हिच लीड्स टू इन्फ्लेशन। जैसे आपको पता होगा जब मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है उसी कंपैरिजन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना
एक नेक्स्ट मुद्दा बन जाती है किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए या आरबीआई के लिए। तो नेक्स्ट आरबीआई को क्या करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मनी सप्लाई जो बढ़ी हुई है इकोनॉमी के अंदर, उसको अब्जॉर्व करना पड़ जाता है, तो इसलिए आरबीआई क्या करती है, उसको अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमने पढ़ा है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, चाहे वो रेपो हो, रिवर्स रेपो हो, बैंक रेट हो, उसको यूज करके वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे कम करने में लग जाती है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द स्टेरिलाइजेशन। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। शुरू कहां से होती है, फॉरेन करेंसीज आपके इकोनॉमी के अंदर आती है। फॉरेन करेंसीज आने के बाद, इतने क्वांटिटी में फॉरेन करेंसीज आती है, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करने लग जाती है। अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करती है, जिसके वजह से आपकी एक्सपोर्ट में कमी आती है। एक्सपोर्ट में कमी आने के वजह से सरकार उसको कंट्रोल करना चाहती है, और उसके वजह से सरकार क्या करती है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करती है, एक्स्ट्रा जो सरप्लस फॉरेन करेंसीज है उसको अब्जॉर्व करती है। उसको अब्जॉर्व करने से मनी सप्लाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन दिखाई पड़ती है, अगेन फिर से आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करनी पड़ जाती है। ये जो होल प्रोसेस है, ये इन्फ्लेशन के कंट्रोल तक बाय यूजिंग दोज टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। आपने 2023 के प्रीलिम्स की यदि पेपर आपने देखा होगा, वहां पे एक चीज आपको मिलेगी, एक सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए उस सवाल के ऊपर भी आते हैं। ये थी क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज of the Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization। यदि आप पूरे ऑप्शंस को देखोगे, जो एक चीज समझ में आती है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और क्वांटिटेटिव टूल्स टेक्निक यदि आपने पढ़ा होगा, तो ये आपकी आंसर है, जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है कौन, आरबीआई और सेंट्रल बैंक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। इसी के साथ आज की सेशन खत्म करते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, बिल्कुल शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिल पाए जो टॉपिक्स पे, जो न्यूज पे हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।